हेलो बच्चों। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो एक्चुअली इस प्लांट के पार्ट के ऊपर है। ये एक प्लांट का, एक ट्री का मेरे पास पार्ट है। और इस ट्री का नाम या प्लांट का नाम जो है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा है ना। ये आप इसको पास से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये इसका सीड पॉड है। इसको बोलते हैं सीड पॉड, है ना। ये आपको दिख जाएगा अपने आसपास के एरिया में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में अक्सर ये मिल जाता है। थोड़े मॉडरेट एनवायरनमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये मिल सकता है ना। और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ही जगह है, बट नेटिव अमेरिका का है। अमेरिका टेक्सास में है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाया जाता है बेसिकली। और बट अब तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका नाम है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा। मतलब ग्रैंडिफ्लोरा तो स्पीशीज हैं और इसकी तमाम स्पीशीज दुनिया भर में है। इंडिया में भी अलग अलग हैबिटेट पे, जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वहाँ पे इस प्लांट के लिए एक सूटेबल ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर प्रेशर है ना। तो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करता है, ऑप्टिमम ग्रोथ होती है इसकी। तो इसकी अगर मानो, मैं कह रहा हूँ कि कोई साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके बीच में एक पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंज, नीलगिरी कहते हैं। तो नीलगिरी में अगर इसकी स्पीशीज है, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम फिर वहाँ के नाम पर होगा, लाइक मैग्नोलिया नीलगिरी का। तो मैग्नोलिया नीलगिरी का उस हैबिटेट में पाई जाएगी, नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स का भी नाम होता था एनसीईआरटी में, लेकिन वो अब कट हो चुका है। वो होता था 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर होता था, अब वो कट है। वहाँ पे एक नाम होता था। तो आप देखिए कि मैग्नोलिया की बहुत सारी स्पीशीज है, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा की। और ग्रैंडिफ्लोरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो फ्लावर्स हैं वो बड़े साइज के हैं, लार्ज साइज के हैं, तो इस वजह से नाम पड़ गया मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा। बट ये इसका सीड पॉड है ना, सीड पॉड। और इसके अंदर सीड प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों आज मैं टॉपिक ये लेकर आया, क्योंकि मैं जिस पढ़ाने के पैटर्न को फॉलो करना चाहता हूँ और बच्चे भी उस चीज़ को करें, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपका सिलेबस का रिवीजन जल्दी कवर होगा। और इसमें क्या होता है कि आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे अपने टॉपिक का। तो करीब 16 से 17 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्पीशीज से कनेक्टेड है ना। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है। आप कह दो कि ये डाइकॉट प्लांट है, ठीक है कि नहीं। आप कह दो ये आपकी, मैंने इसका नाम बताया मैग्नोलिया, है ना। तो मैग्नोलिएसी फैमिली है, एनसीईआरटी में नहीं है। डाइकॉट तमाम और फैमिलीज के प्लांट हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है। और फिर से मैं उन्हीं प्रॉपर्टी की तरफ ले जाऊंगा। कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं, कुछ आपके इनके पोटेंशियल यूजेस हैं आपके, है ना, आपके मेडिसिन के फील्ड में यूज है, इकोनॉमिक यूज है आपके, है ना। वो कहीं ना कहीं, और बहुत मेजर टॉपिक जो इससे कनेक्ट करूंगा कि ये जो स्पीशीज है पर्टिकुलर ये वाली, या मैग्नोलिया के और भी प्लांट जो अब थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है। तो मैं स्टार्टिंग उसी से करता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे प्लांट अब इंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी एक्सटेंट तो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इनकी स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज वाइल्ड से एक्सटेंट हो चुकी है। तो जो स्पीशीज वाइल्ड से एक्सटेंट हो जाती है उनको बोलते हैं एक्सटेंशन इन वाइल्ड। लेकिन कहीं कहीं और जगह पर है दुनिया भर में, लेकिन वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये वाले प्लांट। तो बच्चा कहता है सर इसका हमारे किस टॉपिक से रिलेशन होगा? तो मैंने कहा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में लास्ट ईयर नीट ने कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो उसमें एक पॉइंट था रेड लिस्ट। रेड लिस्ट है, रेड मतलब डेंजर, और एक लिस्ट है जो तैयार कराता है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी में भी नाम है। वहाँ तो पर्टिकुलर नाम ही है इसका, जबकि इसकी स्टार्टिंग हो जाती थी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, कि दुनिया भर में इतनी स्पीशीज है, रिकॉर्डेड है टेक्सोनॉमिकली। इतनी स्पीशीज का एक पूरा डेटा तैयार कराती है और एक लिस्ट तैयार कराती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, वल्नरेबल स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीशीज की, थ्रेटेंड स्पीशीज की, रेयर स्पीशीज की सारी लिस्टिंग तैयार कराता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसी ने बोला है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। क्यों? तो बच्चा कहेगा कैसे रिलेशन है हमारे एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस के साथ? तो मैं कहूँगा कि आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में दो सेगमेंट हैं चैप्टर के। एक में बायोडाइवर्सिटी को बताया गया है कि दुनिया भर में लिविंग की कितनी अलग अलग डाइवर्सिटी है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं आपको तमाम डाइवर्सिटी मिलेगी। और उस चैप्टर का सेकंड सेगमेंट है कि डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व रखना है, क्योंकि उस डाइवर्सिटी का क्या होता जा रहा है, लॉस।
तो एक टॉपिक है छोटा-सा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो बायोडायवर्सिटी का लॉस है उसके 4 मेन रीज़न एनसीईआरटी ने लिखे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड दे रहे हैं बच्चे इस बार 12th के, उसमें भी पूछा जाता है, नीट में भी आता है कि बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन के 4 प्रमुख कारण में से सबसे मेन कारण क्या है? तो आप कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो मेन इसका जो पॉइंट मेरा आज बताने का तो यही है कि इस जैसी तमाम स्पीशीज़ का, आज तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है और ज़्यादातर वो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हो रहा है। जो इंसानी गतिविधियाँ हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत सारी दुनिया में हर जगह, जिसकी वजह से इनका पर्टिकुलर हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि हम इनका वो निवास स्थान या हैबिटेट छीन रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं और आगे चल के कभी एक्सटेंड भी हो सकते हैं ये वाले प्लांट। तो बच्चा कहेगा कि इसके क्या-क्या यूज़ हैं? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे पोटेंशियल यूजेस हैं इनके। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इस प्लांट की तमाम स्पीशीज़ को कंज़र्व करते हैं, तो आप मेडिसिनली बहुत सारी ड्रग बना सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेडिसिनली तौर पे काम आता है, जैसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में। तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में एक इसके एक्सट्रैक्शन से बनी हुई ड्रग यूज़ होती है ना मार्केट में। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर है, लाइक ब्रोंकाइटिस, लाइक अस्थमा, तो ब्रोंकाइटिस मतलब होता है ब्रोंकस पार्ट में, ब्रोंक्यूल्स पार्ट में इन्फ्लेमेशन, है ना? और वहाँ के जो टिश्यू है, सेल्स वो खराब हो रहे हैं, इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं। तो उसके लिए भी जो दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट बनती हैं, वो इस प्लांट से, इसकी बार्क से बन सकती है, इसकी लीफ से बन सकती हैं, इसकी सीड से बन सकती हैं, ड्रग अलग-अलग, है ना? इसके अलावा एक और डिज़ीज़ आपके में दे रखी है, अस्थमा। अस्थमा एक अ, कहते हैं एलर्जिक डिजीज़ कैटेगरी में आती है, एलर्जिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक डिजीज़ है। और एलर्जिक जो डिजीज़ होती है वो आपके इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है किसी पर्सन की। अगर मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम है तो मेरे इम्यूनिटी की, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम। और एलर्जी जो डिजीज़, एलर्जी या जो कॉज़ होती है, उसको कॉज़ करने वाले जो केमिकल्स हो सकते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एलर्जन, है ना? ये सब दिया है। और आप जब पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, या जिन्होंने पढ़ा होगा, तो एंटीबॉडीज़ में एक एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबिन आईजीई। आईजीई का लेवल ब्लड प्लाज़्मा में बढ़ जाता है, कब? जब एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ये सारी बातें आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है? एलर्जी और एलर्जिक डिजीज़ में एक डिजीज़ का नाम दिया अस्थमा। तो ये अस्थमा के लिए भी इससे पोटेंशियल यूज़ का मेडिसिन बनता है इस प्लांट से, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी इसकी तमाम मेडिसिन या ड्रग एक्सट्रैक्ट करके बनती हैं, जैसे डायरिया में। डायरिया की बहुत सारी ड्रग में मैग्नोलिया की स्पीशीज़ का एक्सट्रैक्शन करके बनाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा आप न्यूरोलॉजिकल तमाम डिसऑर्डर में देखेंगे, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आप तमाम ड्रग आपके मैग्नोलिया प्लांट के एक्सट्रैक्शन से बनता है, खास तौर पे बार्क और लीफ।